बच्चे आए हैं उनके लिए हम पहले कह दें कि अगर उनको इस चैप्टर को समझना है तो आज का जो लेक्चर है वो देखने के बाद एक बार आप साइट चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाए, अदरवाइज कोई बात नहीं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चे, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और अदर फिजिकल क्वांटिटीज या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हमको देखनी है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। तो उसके लिए आपको एक दो चीजें समझ में आनी चाहिए। एक, हम इस टॉपिक को एक क्वेश्चन से रिलेट करके बताने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन आपका ये है, टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है हमारा और उसका हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन तो हम खुद से बना रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको गिवन नहीं है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको पूरी कहानी देगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो आपको उसी के अलोंग या उसी के रिस्पेक्टिवली आपका फॉर्मूला ड्राइव करना होता है। लेकिन हम आपको एक क्वेश्चन से समझा रहे हैं, तो हम आपको क्वेश्चन में समझाते हुए हम एक जनरल फॉर्मूला ले लेंगे या जनरल फॉर्मूला बनाएंगे और देखते हैं कि कैसे होगा। हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड और किसका, सिंपल पेंडुलम का। तो पहले हमें सिंपल पेंडुलम के बारे में फोटो आनी चाहिए दिमाग में, और वो सिंपल पेंडुलम की फोटो ये रही कि एक आपकी रूफ होगी, एक कोई भी वॉल है आपकी, और इस वॉल से हमने एक वायर लटका दिया। इस वायर की लेंथ हम मान लेते हैं कि L है, ठीक है, और इसके एक लास्ट में एक बॉब लटका दिया। इस बॉब का मास हम मान लेते हैं M है, कोई दिक्कत। और जब आप इसको रोटेट कराओगे, आप इस तरीके से इसको कहीं पे घुमा रहे हो, तो दिस इज बिहेव लाइक अ सिंपल पेंडुलम, कोई दिक्कत। और हम मान लेते हैं ऐसा कि इस पर एक डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, G है। हमने यहां पे कई चीजें मानी है। अगर आपकी बुक में क्वेश्चन आएगा तो बुक में क्लियरली बोलेगा, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, the time period is depend upon the mass, length and gravitational acceleration, ठीक है। जिसमें भी डिपेंडेंसी होगी उसके बारे में वो क्लियरली आपसे बोलेगा, और अगर वो नहीं बोलता है तो आपको ऐसी ऐसी चीजें देगा जिसके आप उस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने यहाँ ऐसा मान लिया है कि हमको गिवन है क्या, कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इन तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है, उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, और मास पे डिपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहला स्टेप, ये हम स्टेप पहली बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, और ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए पहले क्वेश्चन में हम स्टेप्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इनको दोहराएंगे नहीं। तो पहला स्टेप क्या रहता है, स्टेप वन। स्टेप वन में अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन आप इसको सिंपली लिखोगे। आप लिखोगे क्या, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डिपेंड कर रहा है किस पे, L पे, M पे और G पे। तो आप इसको कुछ ऐसे लिखोगे, M की पावर A पे, L की पावर B पे एंड G की पावर C पर डिपेंड कर रहा है। वेयर A, B, C आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है हमारी, क्लियर है। स्टेप टू, रिमूव साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हमें पता है जब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तब तब दो चीजें आती हैं, इक्वल और कांस्टेंट। तो T इक्वल टू K, M की पावर A, L की पावर B एंड G की पावर C। इज इट क्लियर? दिस इज इक्वेशन वन। इसका नाम क्या देंगे, इक्वेशन वन। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या किया हमने, सबसे पहले हमें टाइम पीरियड निकालना था एक सिंपल पेंडुलम का, तो हमने एक फोटो ड्रॉ कर ली। पिक्चर ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में। आपको अगर पिक्चर सही ड्रॉ हो जाती है तो आपका आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है, आधा नहीं, मैं तो कहता हूँ 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको गिवन था या नहीं गिवन था कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है। ये जो पावर्स होती है ये हमको माननी पड़ती है कि कैसे डिपेंड कर रहा है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली।
m की पावर a पे, l की पावर b पे और g की पावर c पे डिपेंड कर रहा है। वेयर g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट इज अ फैमिली ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की फैमिली से बिलोंग करता है, बट ये ग्रेविटी का है इसलिए इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे हम आपको डिफाइन करेंगे कि जी को डेराइव कैसे किया जाता है, हालांकि ये क्लास 9th में भी था हमारे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हमने एबीसी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट घोषित कर दिया और हमने मान लिया सेकंड स्टेप में कि रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि हमने अपने आप से लगाई थी, उसको हमने रिमूव करते ही t इक्वल टू k m की पावर a l की पावर b g की पावर c के फॉर्म में लिख दिया। इज इट क्लियर इतना? बोलिए। अब स्टेप 3 क्या होगा? राइट द डायमेंशनल इक्वेशन। याद करो, हमने बताया था आपको फॉर्मूला अलग होता है, इक्वेशन अलग होती है। ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड हम दोनों साइड लिखेंगे क्या? डायमेंशनल इक्वेशन। तो जब हम दोनों साइड लिखने चलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, तो टाइम पीरियड की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी? टाइम पीरियड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है टी। होता है कि नहीं होता है? ये टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल टी। ये हमने पढ़ा था। लेकिन जब डायमेंशनल इक्वेशन की बात आती है, उस केस में हम लिखते हैं क्या? m0 l0 t। कुछ याद आया? बोलिए। इज इक्वल्स टू k एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट आर डायमेंशनली लेस। अब क्या बचा? m। तो m की पावर कितनी है? a। लेंथ l क्या है? लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l की पावर b। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? lt-2 की होल पावर c। कोई दिक्कत? बोलिए बच्चे। चलिए इसको कंबाइन कीजिए तो क्या बनेगा? m0 l0 t की पावर 1 इज इक्वल्स टू m की पावर a l की पावर b और c। तो बेस सेम पावर ऐड b प्लस c एंड t की पावर -2c। बोलिए, यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आपका टॉपिक आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। कैसे? स्टेप 4 में आप आओगे। स्टेप 4 में जब आप आओगे बच्चे, तो स्टेप 4 में आपको इन पावर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर द पावर्स। और जब आप पावर्स को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 0 आ गई, b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई? b प्लस c इक्वल टू भी 0 आ गया, और -2c इक्वल टू कितना हो गया? t की पावर 1 है, तो 1 आ गया। तो c की वैल्यू -1/2 एंड b की वैल्यू 1/2। कोई दिक्कत? बोलिए बच्चे। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2 एंड c की वैल्यू -1/2। नाउ द फिफ्थ स्टेप, पुट a b c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम abc की वैल्यू डाल देंगे, तो t इक्वल टू k m की पावर 0। भाई a थी ना, m की पावर a थी, तो m की पावर 0, l की पावर b है, और b की वैल्यू आई है 1/2, तो l की पावर 1/2 एंड g की पावर c थी और g की वैल्यू आई है -1/2, तो g की पावर -1/2। तो यहां से क्या बन जाएगा? t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट l by g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। बोलिए, क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए प्लीज इसको। हमारा अगला टॉपिक है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये वो टॉपिक है जिसका यूज आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक करोगे। मतलब ये वो तरीका है जिससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डायमेंशन बैलेंस करना। लेफ्ट कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसकी डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मस्ट भी इक्वल होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन सही मानी जाएगी, अदरवाइज वो गलत होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन हम समझते हैं इसको बहुत इजीली। हमें पता है कि अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज दैट वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करें, तो हमने पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन।
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये इक्वेशन कहीं लिख के आई है और आपसे कहा जाए कि क्या ये इक्वेशन सही है, तो गलत होने की कई रीजन हो सकते हैं, बट सही होगी अगर तो ये कंफर्म है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन मस्ट बी सेम होनी चाहिए। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि वो गलत है। मान लो जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि ड्राइव एन इक्वेशन ऑफ फोर्स, या फिर 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा जाए कि फोर्स कौन सा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है फोर्स के लिए, और वहां पे 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हैं, F इक्वल टू A बाई M, F इक्वल टू M बाई A, F इक्वल टू M इंटू A एंड F इक्वल टू M इंटू V, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि बताइए कि इसमें कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है, नंबर 1 क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो देखो बच्चे, जब आप डायमेंशनल निकालने चलोगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो फोर्स लिखा हुआ है और सब में फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने आपको याद करा दिया है और वो होता है mlt-2। होता है कि नहीं होता है, बोलिए। द डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज mlt-2। अब हम राइट साइड जब डायमेंशन चेक करने निकलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि पहले वाले का डायमेंशन आ रहा है m-1lt-2, दूसरे वाले का डायमेंशन आ रहा है ml-1t2, तीसरे वाले का डायमेंशन आ रहा है mlt-2 और चौथे वाले का डायमेंशन आ रहा है mlt-1। रख के देख लो भाई, m का m, a का lt-2, है ना। तो हमने देखा कि पहला वाला आर नॉट डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि mlt की पावर -2 और m-1lt-2 दिया है, तो इट इज नॉट करेक्ट। दूसरा वाला हमने देखा mlt-2 होना चाहिए, लेकिन ml-1t-2 दूसरा वाला भी इनकरेक्ट। तीसरा वाला हमने देखा mlt-2 mlt-2 ले। अपने को क्वेश्चन अगर 10 लाइन का भी लिखा हुआ था इसके ऊपर तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा आंसर ऑप्शन से ही सही मिल गया मुझे, क्योंकि बाकी सब तो डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है। तो जाहिर सी बात है अगर फोर्स पूछा है तो यही आंसर होगा, क्योंकि ये फोर्स सी की यूनिट लिखी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट होती है इस टॉपिक की, तो चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेपर में कभी भी अगर आप कोई भी पेपर बैठो, चाहे नीट बैठो, चाहे जेईई मेंस बैठो, चाहे कोई भी पेपर बैठो, उसमें कम से कम 20 या 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऑप्शन से देख के पता चल जाते हैं, जिसको तुक्का बढ़ाना भी कहते हैं। लेकिन वो तुक्का नहीं होता है, वो बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है। तुक्का नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो वहां से आप नंबर गेट कर सकते हो और वो काफी डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं आपके टोटल स्कोर में। खैर वो सब बात की बात है, अभी हम सिलेबस पे आते हैं। तो जब हम सिलेबस की बात करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन डायमेंशनल इक्वेशन, तो अब हम इसको लेंगे टेकिंग LHS, और LHS का हमने लिया हाफ mv²। हाफ इज नंबर एनी कांस्टेंट विच इज डायमेंशनली लेस या डायमेंशनली इंडिपेंडेंट। इसकी डायमेंशन नहीं होती है मास। मास का डायमेंशन हो गया कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया lt-1 का पावर 2। दिस इज बिकम ml2t-2। कोई दिक्कत? टेकिंग RHS, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन ml2 mlt-2, डिस्टेंस की डायमेंशन L। सॉल्व करें ml2t-2, तो हमें यहां पे दिखाई दे रहा है LHS is equals to RHS, hence the equation must be dimensionally correct। बोलिए भाई, क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला या ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टोटल पढ़ाई के लिए। मतलब अगर देखा जाए तो पूरी फिजिक्स में, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन तैयार करो, इसका यूज बहुत ज्यादा मिलेगा। ये बात समझ में आती है?
बोलिए, क्लियर है टॉपिक? नोट कर लीजिए।